गोपालपुर गांव में शांता नाम की एक महिला रहती थी। उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था। उसका रवि नाम का एक बेटा था। वो सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। एक बार जब रवि छुट्टियों में घर आता है, शांता रवि की शादी करने के लिए एक मालदार घर की लड़की तलाश करना शुरू कर देती है। उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका बाप लखपति हो, लेकिन रवि को ये बात पसंद नहीं थी और इसीलिए उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक अनाथ लड़की से शादी कर ली, जो स्वभाव से बेहद सरल थी। माँ, ये आपकी बहू है, इसका नाम है राधा। ये बहुत अच्छी लड़की है, उसका अपना कोई नहीं है। आज से आपको बेटी के रूप में उसकी देखभाल करनी है, ना कि बहू के रूप में। शांता राधा को देखकर सन्न रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे राम, हे भगवान, ये क्या किया तूने रवि? मैं तेरे लिए एक बड़े बाप की बेटी तलाश कर रही थी बेटा, और ये तू किसे ले आया? तूने एक अनाथ से कैसे शादी कर ली? कहाँ से उठा लाया इसे? माँ, आपका सोचने का तरीका एकदम गलत है। अनाथ भी इंसान ही होता है। मुझे नहीं लगता कि आप जो मालदार बहू लाती वो आपकी ठीक से देखभाल करती, लेकिन ये लड़की जरूर करेगी, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। वो आपको माँ की तरह समझकर आपका ख्याल रखेगी। जिसके पास जो नहीं है उसे पाकर वो उसकी कद्र करता है। यही कारण है कि मैंने इस लड़की से शादी की है। इस उम्र में आपको ऐसी बहू की जरूरत नहीं है जो तगड़ा दहेज लेकर आए, बल्कि एक ऐसी बहू की है जो प्यार और स्नेह के साथ आपकी देखभाल करे। माँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहता हूँ माँ, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किसने कहा कि मुझे देखभाल की जरूरत है? तू पागल है क्या? दुनिया पैसे पर चल रही है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे नियंत्रण में सब कुछ होगा। माँ, अलमारी में रखा पैसा आपकी संपत्ति बढ़ा सकता है, लेकिन आपको खाना नहीं खिला सकता, आपको स्नेह नहीं दे सकता। और अगर कुछ दिनों के बाद आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो पैसा आपकी देखभाल नहीं करेगा। पैसे को भी एक इंसान की जरूरत होती है। शांता उसकी बातों से चिढ़ जाती है और अंदर चली जाती है। राधा, चिंता मत करो, मेरी माँ का गुस्सा दूध के उबाल की तरह है। मैंने उसे बताए बिना तुमसे शादी कर ली ना, इसीलिए गुस्सा होना बनता है उसका। रवि राधा का ढांढस बंधाता है और उसे अंदर ले जाता है। अगली सुबह जब शांता सोकर उठती है तो देखती है कि घर की सभी चीजें सुंदर ढंग से व्यवस्थित रखी हैं। राधा ने सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा लिया था। फिर वो शांता के लिए कॉफी लेकर आती है। सासू जी, यहाँ आपकी कॉफी लीजिए। यहाँ कौन है तुम्हारी सास? मैं तेरी सास वास नहीं हूँ। आइंदा इस तरह बुलाना नहीं मुझे। सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखा दिया मुझे। क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पर? कैसे किया अपने वश में? उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली थी। पहली बार वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है। मैं देखती हूँ कि कैसे रहती है तू मेरे बेटे के साथ। एक तरफ हो जा। शांता बिस्तर से नीचे उतरी और राधा को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही शांता ने राधा को धक्का मारा, राधा के हाथ की कॉफी उसके हाथ पर गिर गई और उसका हाथ जल गया। राधा रो पड़ी और अंदर चली गई। इतना सब हो जाने के बाद भी राधा ने कई दफा अपनी सास के गुस्से को कम करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन शांता का दिल नहीं पिघला और वो उसे उसी तरह कोसती रही। एक दिन रवि का सीमा से कॉल आ गया और वो तुरंत वहां से चला गया। राधा अहाते में खड़ी होकर दुखी मन से अपने पति को जाते हुए देखती है। उधर शांता मन ही मन सोचती है, इस राधा से छुटकारा पाने का यही सही समय है। वो राधा को बहुत सताती है, मारने पीटने से भी बाज नहीं आती। ये सब देखकर शांता की मृत सास एक प्रेतात्मा में बदल गई और उस घर में आ गई। मुझे इस शांता को सबक सिखाना चाहिए। वो मासूम बच्ची राधा को क्यों इस तरह सता रही है? भूत राधा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शांता के कमरे में जाती है। राधा अचानक शांता के चेहरे पर गर्म कॉफी फेंक देती है। वो चौंक जाती है और चिल्लाती हुई बिस्तर से उठती है। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मेरे चेहरे पर कॉफी क्यों फेंकी? तुम चिल्ला क्यों रही हो? भूत ने शांता के बालों को कसकर पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे खींच लिया। क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारी सास हूँ? तुम अंधी हो जाओगी। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ जो मर चुकी है। मैं अपनी आंखें नहीं खोऊंगी। उन शब्दों को सुनकर शांता चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। भूत, भूत, भूत! हाँ, मैं एक भूत हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल की थी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? सता रही हो अपनी निर्दोष बहू को जब उसका पति यहाँ नहीं है।
क्या मार डालोगे उस मासूम लड़की को क्योंकि उसके लिए कोई पूछने नहीं आएगा? हाँ, आज से तुम्हें ही हर काम करना है। अपनी बहू को बिठाकर हर चीज देनी होगी और खाना खिलाना होगा। अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल खींचकर उससे अपनी चप्पलें बनाऊंगी, समझी? ऐसा कहकर भूतनी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से शांता अपनी सास के कहे मुताबिक सारे काम करती है। हे परमेश्वर, ये तो उल्टा ही हो गया। हाय भगवान, मैंने बैल मुझे मार कर लिया। उस दिन के बाद से वो राधा को आराम करा रही है, खुद बनाकर खाना खिला रही है। राधा, जिसे कुछ पता नहीं, अपनी सास को उसकी सेवा करते देख हैरान है। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक मैकेनिक था और बहुत ही बुद्धिमान भी। दिल का भी बहुत अच्छा था और बड़े कम दामों में हर किसी के लिए काम कर देता था। इसीलिए लोग अपनी गाड़ियां ठीक करवाने के लिए शंकर के पास ही आया करते थे, जिसे देखकर उसी इलाके में मैकेनिक शॉप चला रहे दो आदमी उससे बहुत जलन रखते थे। तुमने देखा दोस्त, शंकर लोगों के लिए कम पैसों में काम करके उन्हें अपनी तरफ खींच कर रखता है। तुम्हारी और मेरी दुकान पर मक्खियों के अलावा कोई नहीं आता। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमें शंकर को डराना होगा। अगले दिन जब शंकर अपनी दुकान में काम कर रहा था तो वो दो आदमी उसके पास आए और बोले, ए शंकर, आज के बाद तुम्हारी दुकान हमें खुली नहीं दिखनी चाहिए। क्यों ना खोलूं भाई मैं अपनी दुकान? जिस काम से मैं अपना जीवन चला रहा हूँ उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इस इलाके में हम दोनों के अलावा और कोई मैकेनिक शॉप नहीं चलाएगा। अपनी दुकान बंद करके इस गांव को छोड़ दो, इसी में भलाई है, वरना समझ लो। करो जो करना चाहते हो, मैं नहीं जा रहा यहाँ से कहीं भी। इस तरह शंकर ने गुस्से में कहा तो उन दोनों ने उसकी शॉप में रखे ट्रैक्टर और बाइक को तोड़ डाला और शंकर के साथ भी हाथापाई की। अब अगर तुमने अपनी दुकान खोली तो तुम अपनी जान से जाओगे, ध्यान रखना। इस तरह उन्होंने शंकर को धमकाया। शंकर को बहुत फिक्र हो गई। शाम में उसने उस ट्रैक्टर और बाइक के अलग अलग हिस्से देखे और सोचा, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो लोगों के लिए उपयोगी हो। फिर देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये दोनों चाहे कितने ही रोड़े अटकाएं, मैं गांव वालों को अपने पास बुला कर रहूंगा। मैं खुद को साबित करूंगा। ये सोचते हुए उसने बड़ी मेहनत की और उन हिस्सों से एक ट्रैक्टर बाइक बनाई। ये नई गाड़ी सड़क पर एक बाइक की तरह दौड़ सकती थी, खेतों में एक ट्रैक्टर की तरह और पानी में एक नाव की तरह। फिर सबको अपना यह नया आविष्कार बताने के लिए शंकर अपनी ट्रैक्टर बाइक को लेकर उस गांव के तालाब की तरफ गया। जब वो उसे चला रहा था, एक मछुआरे ने देख लिया और पूछा, शंकर ये क्या है? अजूबा सी लगती है, बिल्कुल नाव की तरह काम कर रही है ना? नाव पूरी तरह ट्रैक्टर लग रही है और न बाइक, नाव भी नहीं लग रही, लेकिन पानी पर नाव की तरह तैर रही है। तुमने इसे कहां से खरीदा है? मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, मैंने इसे खुद बनाया है। ये तुम्हारे लिए एक नाव की तरह उपयोगी है। ये रोड पर एक बाइक की तरह दौड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खेती की जमीन भी है, तो ये तुम्हारे खेतों में ट्रैक्टर की तरह काम करेगी। बहुत उपयोगी है। अच्छा, तो तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? शंकर ने उससे कहा कि वो खुद देखकर सही पैसा दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, तुम मुझे गाड़ी दे दो। ये कहकर मछुआरे ने उसे कुछ पैसे दिए और वो गाड़ी खरीद ली। शंकर ने गाड़ी के कुछ और पार्ट्स लाए और इस तरह नई गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। सारे गांव वालों ने शंकर की प्रतिभा को सराहा। इसके बारे में जब उन दो आदमियों को पता चला तो वो फिर शंकर के पास आए और बोले, ए शंकर, हमने तुमको दुकान बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम नई नई गाड़ियां बनाने लग गए। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं नए नए प्रयोग करूंगा। मैं कोई मैकेनिक नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे व्यापार में दखल मत डालना। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी मैकेनिक शॉप बंद कर दी। अब तुम जाकर अपनी मैकेनिक शॉप संभालो, फिर इस तरफ दिखाई मत देना। इस तरह शंकर ने उन्हें बड़ी गंभीरता से कहा, जिसे सुनकर उन दो आदमियों ने सोचा, हाँ, ये कोई मैकेनिक का काम तो कर नहीं रहा, अपना नया व्यापार शुरू किया है। ठीक है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर वो दोनों आदमी वहां से चले गए। इस तरह शंकर एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और खूब पैसा कमाया। कुछ ही समय में उसकी गिनती उस गांव के अमीर आदमियों में होने लगी, जिसे देखकर उन दो आदमियों ने एक दूसरे से कहा, हमने उसकी मैकेनिक शॉप बंद करा दी, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से नया व्यापार शुरू कर लिया। हमने उसे जबरन ही धमकाया। अब वो हमारे हाथों से निकल चुका है और एक अरबपति बन चुका है।
इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। उस गांव में रहने वालों के लिए वो ट्रैक्टर बाइक बड़ी उपयोगी साबित हुई। इस वजह से हर किसी ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इस तरह बहुत कम निवेश करके शंकर ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। गांव वाले भी बड़े खुश थे। इस कहानी का नैतिक है, इंसान चाहे किसी का जो बिगाड़ना चाहे, लेकिन ईश्वर हमेशा भला करता है। जब उन दो आदमियों ने शंकर की मैकेनिक शॉप को बर्बाद करने की कोशिश की तो ईश्वर ने शंकर को अलग तरह से सफल कर दिया, है ना।